ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह किसको बोलते हैं? तो वह उपग्रह जिनका परिक्रमण काल, ठीक है, तो परिक्रमण काल जो होता है वो कितना होता है? 24 घंटे। और पृथ्वी का परिक्रमण काल भी कितना होता है? 24 घंटे। तो यदि पृथ्वी एक चक्कर लगा रही है 24 घंटे में, तो ये भी उसके साथ साथ एक चक्कर कितने समय में लगा रहे हैं? 24 घंटे में लगा रहे हैं, है कि नहीं? तो जब दोनों एक साथ घूमेंगे तो हम क्या बोलेंगे? दोनों सिंक्रोनाइज हैं। दोनों कैसे हैं वहां पे? वो सिंक्रोनाइज हैं। क्या हुआ यार? ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि इनका जो परिक्रमण काल है कितना है? 24 घंटे। और पृथ्वी का भी परिक्रमण काल कितना है? 24 घंटे है। तो जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाएगी वैसे वैसे ये भी क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे दिखाई देंगे? स्थिर। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये क्या है? भू स्थिर है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर लगाएगी उसी के साथ साथ ये भी चक्कर लगाएगा। तो पृथ्वी के सापेक्ष यदि देखेंगे तो ये हमको स्थिर दिखाई देगा। क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कि पृथ्वी के साथ ये सिंक्रोनाइज है। ठीक है, तो इस तरह के जो उपग्रह होते हैं जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी कि भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह बोलते हैं। ठीक, अब ये जो उपग्रह होते हैं, यदि हम देखें ये पृथ्वी का अक्ष है ये, और ये विषुवत रेखा है, तो ये जो उपग्रह होते हैं ये विषुवत रेखीय तल में पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का परिक्रमण कहाँ पे करेंगे? ये केवल विषुवत रेखीय तल पे, इसी तल पे, यहाँ पे ऐसे परिक्रमण करेंगे। यदि बोलोगे कि यहाँ पे परिक्रमण करेंगे या यहाँ पे ऐसे परिक्रमण करेंगे, तो वैसे परिक्रमण ये नहीं करते हैं। तो इनका जो यूज होता है, इनका जो उपयोग होता है वो काय के लिए करते हैं? तो जैसे रेडियो है, टेलीविजन है ना, तो इनमें जो सिग्नल आते हैं, दूर संचार वगैरह के सिग्नल आते हैं, तो वो सिग्नल किनके द्वारा आते हैं? उन सिग्नल्स के लिए किनका यूज करते हैं हम? यहाँ पे भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रहों का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे सुनोगे इनसेट 1A है, इनसेट 1B है। ठीक है, तो जो इनसेट है यहाँ पे, है ना, इनसेट का मतलब क्या है? इंडियन सैटेलाइट। इंडियन सैटेलाइट 1A है, इंडियन सैटेलाइट 2A है या 2B है। तो ये जो उपग्रह हैं ये कैसे उपग्रह हैं? यहाँ पे भू स्थिर उपग्रह है, तुल्यकालिक उपग्रह है ये। ठीक है, जिनका उपयोग काय के लिए किया जा रहा है? दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविजन, इन सबके सिग्नल्स को प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ क्या करेंगे? घूमेंगे, और अन्य किसी तल पे ये घूमेंगे नहीं। आई बात समझ में? अब इनकी जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से लगभग 36,000, 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो किस कक्षा में ये स्थापित होते हैं? तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर, ठीक है, पृथ्वी तल से, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये यहाँ पे स्थित होते हैं। ठीक, अब इनका जो कक्षीय वेग होता है, इनका कक्षीय वेग होता है यहाँ पे 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो इतना इनका यहाँ पे कक्षीय वेग होता है। ठीक है, तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, वे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल वह उपग्रह जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे, 24 आवर्स, अर्थात पृथ्वी के परिक्रमण काल के, पृथ्वी के परिक्रमण काल के इक्वल होता है, बराबर होता है। भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। भू
स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। अतः पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के अर्थ के रिलेशन में, अर्थ के रिलेटिवली पृथ्वी के सापेक्ष ये स्थिर होते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष ये स्थिर होते हैं। नेक्स्ट के, ये पृथ्वी के तल से, ये पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनका कक्षीय वेग, इनका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इनका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, ये उपग्रह पृथ्वी अक्ष के लंबवत, पृथ्वी अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में, पृथ्वी अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में, इक्वेटर प्लेन में परिक्रमण करते हैं। इनके नेक्स्ट, इनके घूमने की दिशा, इनके परिक्रमण या घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट होती है। तो ये किस दिशा में घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। नेक्स्ट, इनका उपयोग दूरदर्शन यानी टेलीविजन, रेडियो, दूरदर्शन यानी टेलीविजन, रेडियो आदि सिग्नल के लिए करते हैं। जैसे इनसेट 1B, 2A, 2B, जैसे इनसेट 1A, 2A, 2B। इसके बाद में होते हैं ध्रुवीय उपग्रह। तो ध्रुवीय उपग्रह का मतलब क्या है कि ये क्या है? पोलर सैटेलाइट है। ठीक है, तो ध्रुव उपग्रह जो है ये क्या है? यहाँ पे पोलर सैटेलाइट है। तो ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट किसको बोलेंगे? तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसका ये N और S ध्रुव है, तो ये जो उपग्रह होते हैं ये इस ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से यहाँ पे गति करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो इनका जो परिक्रमण होता है वो कैसा होता है? ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर होता है। ठीक है, और जो अभी देखे थे भू स्थिर, उनका कैसा होता है? विषुवत
तल के चारों ओर होता है। तो ये दोनों में यहाँ पे अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपका ध्रुवीय उपग्रह हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रहेंगे वो आपके भू स्थिर उपग्रह हो जाएंगे। अब इनके घूमने की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की दिशा में ये घूमते हैं। और जो भू स्थिर हैं ये वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रहे थे। इनकी ऊंचाई हमने देखी थी कितनी थी, तो इनकी ऊंचाई 86,000 किलोमीटर है। इनकी ऊंचाई कम होती है, इनकी ऊंचाई जैसे 500, 600, 800 किलोमीटर के लगभग इनकी ऊंचाई होती है। तो बोल सकते हैं कि इनकी ऊंचाई जो है वो 500 से 800 किलोमीटर। ठीक, तो इतनी ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। अब ये जो ध्रुवीय उपग्रह हैं इनका यूज काय के लिए किया जाता है, तो इनका उपयोग करते हैं जैसे कि मानसून वगैरह है ना, उसकी भविष्यवाणी करने के लिए, जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, या जो जहाज वगैरह उड़ रहे हैं है ना उनकी निगरानी के लिए, जासूसी के लिए। तो उन सब के लिए किसका यूज किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रहों का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो उसमें नोट करिएगा, ध्रुवीय उपग्रह में ध्रुवीय कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा में पोलर ऑर्बिट में, ध्रुवीय कक्षा में पोलर ऑर्बिट में परिक्रमा करने वाले उपग्रह, परिक्रमा करने वाले उपग्रह ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। इनके परिक्रमण की दिशा, इनके परिभ्रमण की दिशा, इनके परिभ्रमण की दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट, इनकी ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर होती है। इनकी ऊंचाई 500 से 800 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, इनका परिक्रमण काल, इनका परिक्रमण काल लगभग 100 मिनट होता है, 100 मिनट होता है। नेक्स्ट, इनका यूज, इनका उपयोग जासूसी, निगरानी, जासूसी, निगरानी, जहाज परिवहन, जहाज परिवहन तथा जलवायु परिवर्तन आदि की जानकारी के लिए करते हैं। ठीक, उसके बाद में उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट,
तो उपग्रहों में भारहीनता की क्या स्थिति होती है? ठीक है, तो जैसे देखेंगे कि कोई एक सतह है ये, और इस सतह के ऊपर में किसी वस्तु को रखें, तो इस सतह पर इस वस्तु का क्या कर रहा होगा, भार कार्य कर रहा होगा। तो हम देखेंगे कि इस सतह पर वस्तु का भार कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे W इज इक्वल टू mg। ठीक, तो इसका भार इस सतह पर कार्य कर रहा होगा, और उतना ही बल यह सतह जो है वो इस वस्तु के ऊपर भी लगा रही होगी। तो सतह वस्तु के ऊपर जो बल लगाएगी उसको क्या बोलते हो, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो कोई भी वस्तु का जो भार है वो कब महसूस होता है, जब वहां पे प्रतिक्रिया बल मौजूद होता है, तभी उसका भार हमको मौजूद होगा, एहसास होगा, है ना, उसका भार को हम महसूस कर पाएंगे। तो यदि प्रतिक्रिया बल का मान क्या होगा, शून्य होगा, तो वस्तु में क्या होगा, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। आई बात समझ में? तो जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट के अंदर में ऐसा लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर में यदि कोई एक वेइंग मशीन है ना, भार तोलने की कोई मशीन है, और इसके ऊपर में यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर नीचे चल नहीं रही है, स्थिर है, तो अभी यहाँ पे ये जो वस्तु यानी व्यक्ति हो गया, इसका भार किसके ऊपर कार्य कर रहा होगा, इस मशीन के ऊपर। तो मशीन के ऊपर भार ही कार्य करेगा mg, और मशीन ही उतना प्रतिक्रिया बल इसके ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रतिक्रिया बल का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, तो वस्तु के वास्तविक भार के बराबर होगा। अब यदि हम देखते हैं कि यदि यहाँ पे ये लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरने लग जाती है, तो जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उस स्थिति में हम क्या पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति का भार होता है वो कैसा हो जाता है, वहां पे शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो उस समय इसका जो त्वरण है, ठीक है, इसका जो त्वरण है वो कैसी दिशा में काम कर रहा है, नीचे की दिशा में। तो व्यक्ति का जो भार होता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान और गुणित क्या हो जाएगा, उसका त्वरण, और यहाँ पे m और g इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पे शून्य। तो यहाँ पे भारहीनता की स्थिति हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह में भी प्रतिक्रिया बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो जब उपग्रह में प्रतिक्रिया बल का मान शून्य होता है, ठीक, तो उस स्थिति में हम यहाँ पे देखते हैं कि उपग्रह में कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति होगा तो उसमें भारहीनता की स्थिति रहेगी। यदि उपग्रह में पानी के गिलास को हम उल्टा कर देंगे तो पानी जो है वैसा चारों तरफ बूंदों के रूप में फैल जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को हम कुर्सी पे बांधेंगे नहीं तो वो वहां पे हवा में उड़ने लगेगा। खाना है, खाना को नहीं खा सकते हो, पानी को पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो खाना कैसे लेके जाते हैं, तो पेस्ट के रूप में लेके जाते हैं, अंदर डाल के उसको दबाते हैं और उसको निगल लेते हैं सीधा, चबाने वगैरह का वहां पे नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से उपग्रहों में, अंतरिक्ष में, इन सब जगहों पर क्या अब्सेंस होता है, क्या अनुपस्थित होता है, प्रतिक्रिया बल। और इस प्रतिक्रिया बल की अनुपस्थिति के कारण वहां पे कैसी स्थिति होती है, भारहीनता की स्थिति होती है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन, उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल नॉर्मल रिएक्शन के कारण होता है। उपग्रहों में प्रतिक्रिया बल का मान शून्य होने के कारण, उपग्रहों में प्रतिक्रिया बल का मान शून्य होने के कारण
उपग्रह के अंदर व्यक्ति या वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है। भारहीनता की स्थिति में होती है। उपग्रह के अंदर व्यक्ति या वस्तु भारहीनता, वेटलेसनेस की स्थिति में होती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पेस्ट के रूप में ले जाते हैं। पेस्ट के रूप में ले जाते हैं। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम। ठीक है, तो यहां पे केपलर्स लॉ है। ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन यहां पे देखिए। तो केपलर ने गति से संबंधित 3 नियम यहां पे दिए हैं। तो यहां पे बोलेंगे कि केपलर के गति संबंधित, कौन सी गति? ग्रहों की गति संबंधित, ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला जो नियम है उसको बोलते हैं यहां पे कक्षा या पथ का नियम। कक्षा या पथ का नियम, यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो केपलर ने बताया कि यहाँ पे जो हमारा सूर्य है, ये सन है। अब इस सन के अराउंड चारों ओर जो ग्रह यहाँ पे गति करते हैं वो इस प्रकार के पाथ में, इस प्रकार के पथ में गति करते हैं। तो ग्रह इस प्रकार के पथ में गति करते हैं। ठीक, तो ये जो इनका जो ग्रहों की गति का पथ है, ये क्या है? यहाँ पे कोई ग्रह है। तो जो ग्रह है वो इस प्रकार के पथ में क्या करता है, इस प्रकार के मार्ग में क्या करता है? वो गति करता है। तो इस पथ को हम क्या बोलेंगे? ये दीर्घवृत्तीय पथ है। ठीक है, या इसको बोलेंगे कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो दीर्घवृत्त को क्या बोलते हैं? इलिप्स बोलते हैं। तो इलिप्टिकल, ये यहाँ पे इलिप्टिकल, ये यहाँ पे ऑर्बिट होता है। ठीक है, और इलिप्स का क्या होता है? फोकस होता है। तो उसके किसी एक फोकस पर क्या है? यहाँ पे सूर्य है। तो पहला नियम बताया कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति कर रहे हैं वो दीर्घवृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मोशन कर रहे हैं। और उस इलिप्स के एक फोकस पर, इलिप्स के एक फोकस पर कौन है? यहाँ पे ये सूर्य स्थित होता है। तो ये पहला नियम यहाँ पे बताया। ठीक, दूसरा नियम बताया क्षेत्रफल का नियम।
क्षेत्रफल का नियम बताया कि यहाँ पे जो ये ग्रह गति कर रहे हैं, तो यदि हम देखें कि यहाँ पे हमने कोई एक टाइम ले लिया, तो यहाँ पे कोई ग्रह है और वो ग्रह यहाँ से यहाँ तक मोशन किया, तो वो एक निश्चित समय के दौरान किया, उस टाइम को ले लिए। ठीक, तो यहाँ पे जब ग्रह गति किया तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, फिर यहाँ पे ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, तो निश्चित समय के दौरान जब ग्रह गति करेगा तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं इनके बीच का क्या लेंगे, एरिया लेंगे, क्षेत्रफल ले लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे हम देखेंगे इस रीजन में कि यहाँ पे भी उतना ही समय लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, कोई ग्रह है और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ग्रह कोई मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रहा है, तो उसका समय भी सेम रखेंगे। तो दोनों समय कैसे हैं, सेम। यदि ये t1 है, ये t2 है, तो t1 इज इक्वल टू क्या है, t2, तो दोनों समय कैसे हैं, समान। तो हम बोलेंगे समान समयांतरालों में ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या बनाएगी, यहाँ पे क्षेत्रफल, एरिया बनाएगी। तो यहाँ पे जो पहले वाला एरिया है वो दूसरे वाले एरिया के बराबर होगा, यानी कि समान समयांतरालों में, समान समय अंतरालों में ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, आपस में समान होता है। आई बात समझ में। तीसरा जो नियम दिया वो परिक्रमण काल का नियम है, वह परिक्रमण काल का नियम। तो परिक्रमण काल का जो नियम है वो बताता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है ना, ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, वहां पे परिक्रमण काल बोलते हैं। तो परिक्रमण काल का, ठीक है, जो वर्ग होता है वो परिक्रमण काल का वर्ग यहाँ पे ग्रह और सूर्य के मध्य की जो दूरी होती है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी के क्यूब के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये नियम यहाँ पे दिए थे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट नोट कर लीजिए, कक्षा या पथ का नियम, इसको लिख लिया हूं, कक्षा या पथ का नियम। तो उसमें लिख लीजिए एक लाइन, ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा या पथ बोल सकते हो, दीर्घ वृत्तीय कक्षा या पथ यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हैं, मोशन करते हैं। सूर्य इलिप्स के, सूर्य इलिप्स के एक फोकस पर स्थित होता है, सूर्य इलिप्स के एक फोकस पर स्थित होता है। तो सन जो है, सूर्य जो है, इलिप्स के एक फोकस पर स्थित होता है। सेकंड लिखिए, क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। उसमें लिखिए, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में, इक्वल टाइम पीरियड में, समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा लिख लीजिए, परिक्रमण काल का नियम, ठीक है, परिक्रमण काल का नियम। तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये तो याद रहेगा,
इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, परिक्रमण काल हो गया ये। तो परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि इसको शब्दों में लिखना है तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि परिक्रमण काल, इसी को आवर्त काल बोलते हैं, परिक्रमण काल को ही आवर्त काल, इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका जो वर्ग होता है वो ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी, इसकी दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 3 नियम है जिनको केपलर की गति संबंधी नियम कहते हैं। ठीक है, अब यदि इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। तो यदि क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से, दो ग्रहों के आवर्तकाल का अनुपात 1:8 है, तो उनकी सूर्य से औसत दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि दो ग्रहों के आवर्त काल का अनुपात है 1:8, तो उनकी सूर्य से औसत दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इस फार्मूले को यूज करोगे यहाँ पे, तो T1 T2 इज इक्वल टू R1 R2, इसका स्क्वायर और इसका यहाँ पे क्यूब कर दो। तो 1/8 है ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा और R1/R2 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो ये 1 कितना होगा 64। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/4 का क्यूब इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू R1/R2 हो जाएगा। तो क्या रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 1:4 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आपको पूछ सकता है ना, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो कल पढ़े थे 11.2 है ना किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 1/81 है यहाँ पे। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया, किसने बनाया गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन ने। ठीक, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाता है, अभी पढ़े हो 24 घंटे में है ना। उसके बाद में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं, ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। ठीक, दूसरा बोलता है लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें व्यक्ति का भार क्या होगा। तो जब भी एक समान वेग बोलेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, त्वरण आना चाहिए वहां पे, क्या आना चाहिए, त्वरण। त्वरण आएगा तब परिवर्तन होगा, एक समान वेग में परिवर्तन वहां पे नहीं होगा। ठीक है, एक समान त्वरण बोलेगा, से ऊपर जा रही है तो उसको भार ज्यादा लगेगा, नीचे आएगी तो भार कम लगेगा, और लिफ्ट के रस्सी को काट देंगे तो उसका भार 0 हो जाएगा। ठीक है,
त्वरण आना चाहिए, है ना वहां पे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, क्यों नहीं होता है चंद्रमा पर वायुमंडल? तो वहां पे दिया है कोणीय संवेग, कक्षीय वेग, गुरुत्वीय त्वरण, पलायन वेग। पलायन वेग के कारण, है ना, कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, और गैसों का कितना है 2.5 है, तो गैसें तो पलायन कर जाएंगे, वहां पे रुकेंगे नहीं, ठीक, तो इसलिए वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको क्वेश्चन को नोट करिए। एक व्यक्ति का द्रव्यमान, एक व्यक्ति का द्रव्यमान, एक व्यक्ति का द्रव्यमान यानी मास पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान कैसा होता है, समान होता है, सब जगह समान होता है, द्रव्यमान चेंज होता है क्या? द्रव्यमान चेंज नहीं होता है ना, मास चेंज नहीं होता है। तो चंद्रमा पे भी कैसा होगा, सेम 60 किलोग्राम होगा, ठीक है। भार बोलेगा तो भार चेंज हो जाएगा, भार बोलेगा तो भार चेंज हो जाएगा, क्योंकि भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, और चंद्रमा का त्वरण पृथ्वी के त्वरण का क्या होता है 1/6। तो यदि भार बोलेगा तो पृथ्वी के भार से क्या होगा, आधा, लेकिन द्रव्यमान जो है, मास जो है, वो सब जगह कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। या फिर बोलेगा, एक क्वेश्चन लिखिए, किसी पिंड, किसी बॉडी, किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है, जो विश्व में अपनी स्थिति के लिए स्वतंत्र है, ऑप्शन लिखिए, घनत्व, भार, आयतन और संहति, ठीक है, संहति है, वो सहित हो गया है, संहति, संहति, ठीक। तो इसमें से कौन स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, जो संहति होती है ना, संहति क्या होता है, यही द्रव्यमान है, यही मास है, उसी को क्या बोलते हैं, संहति भी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो वस्तु की जो संहति होती है, उसका जो द्रव्यमान होता है, वो किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। बाकी डिटेल में जो क्वेश्चन है बहुत सारे बाद में उसका वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट नया सब्जेक्ट है ये,